नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी आधुनिक भारत इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की डिटेल व्याख्या की जाएगी इस वीडियो में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। यदि आप एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको इस परीक्षा का पैटर्न समझ में आए, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपकी आधे से अधिक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये प्रीवियस ईयर की। इस वीडियो में हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 सभी जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि चैप्टर वाइज प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 69 बीपीएससी के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इन प्रश्नों की हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। प्रश्न है 69 बीपीएससी का, जो कि प्री में पूछा गया है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन संधि और सालबाई संधि। तो राइट आंसर इसका होगा इलाहाबाद की संधि। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो एनालिसिस होता है यही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे आपकी ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगी। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि, जो कि 1965 में की गई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है 69 बीपीएससी प्री में, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन ध्यान देंगे 1635, 1632, 1643 या फिर 1648। तो इसका राइट आंसर हो 1632, याद रखेंगे। इसका डिटेल एनालिसिस भी देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपी थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। अगली टॉपिक हमारी है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 की सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। ऑप्शन ए है रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी कि स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। ऑप्शन सी है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना इसका राइट आंसर होगा। ये डिटेल एनालिसिस देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्वनीकरण के लिए अन्य कारण थे। अगली टॉपिक हमारी है 1857 का विद्रोह। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी सभी क्लास या फिर 69 बीपीएससी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आपकी ये एक कंप्लीट टॉपिक होने वाली है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं 1857 के टॉपिक से, ये आप समझ पाएंगे प्रश्नों के पैटर्न को। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इस टॉपिक से, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ऑप्शन याद रखेंगे
1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1858। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। ये डेट पूछी जाती है। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी है ईरानी, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए अफगानों ने मदद की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। ये प्रश्न आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन है ए वीडी सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आरसी मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। आंसर इसका होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये प्रश्न बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 की भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। अगला प्रश्न है जो कि 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये व्याख्या के माध्यम से समझते हैं डिटेल में इन प्रश्न को। 1857 के विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, नंबर 2 विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, नंबर 3 है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, नंबर 4 है साधनों का अभाव, नंबर 5 क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना और छठवां है आपसी फूट। अगला प्रश्न इस टॉपिक से हम देखेंगे। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर है वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर ने दी थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक, जिसे कि हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, इसकी डिटेल एनालिसिस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी?
ह्यूरोज ने कहा है, कैंपबेल ने कहा है, हडसन ने कहा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कथन ह्यूरोज का है। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगली टॉपिक हमारी अन्य जन आंदोलन है, जो कि 1757 से लेकर के 1857 तक को कवर करती है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो कि लेटेस्ट प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। आप डेट देख सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का, पागलपंथी का, नील विद्रोह का? उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा ए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। अगला प्रश्न है, आइए सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन सी ताना भगत आंदोलन, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ए, संथाल विद्रोह। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह थी, जो कि 30 जून 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत विद्रोह 1914 से 1920 में हुआ, झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न। ताना भगत आंदोलन ऑप्शन ए देखेंगे, दलित आंदोलन से संबंधित है, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे। आदिवासी आंदोलन से संबंधित है ताना भगत आंदोलन। इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर पाएँ। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। और यह कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाता है। यह बिहार, वर्तमान के झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और सुतिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 1856 में हुआ था? बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है। ऑप्शन ए देखेंगे, राजकुमार शुक्ल, एसएन सिन्हा, सहजानंद स्वामी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया है। 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, जो कि अब झारखंड में है, के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। अतः इसका सही उत्तर ई होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुई थी? बीपीएससी स्कूल टीचर यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। फरैची आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी विद्रोह, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वहाबी आंदोलन। ये ऐसा प्रश्न था जो कि काफ़ी लोगों का गलत हुआ था। इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं।
बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा का विकास टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो TRE 1 हो, TRE 2 हो या फिर TRE 3 एंड 69th BPSC के रिलेटेड सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर एक साथ दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से पूछा गया पहला प्रश्न है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आइए देखते हैं ये किस में पूछा गया था। तो BPSC TRE 2 में यह प्रश्न आया हुआ है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 69th BPSC का पूछा गया प्रश्न 2023 में, वुड के 1854 के प्रेशर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा कथन है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। इसका राइट आंसर लगाएंगे। 1 और 2 दोनों कथन इसके सही हैं। आइए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। व्याख्या आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वुड के 1854 के प्रेशर के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए रखने का सुझाव दिया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना के लिए बोला था। एंड इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था तथा तकनीक विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की भी सिफारिश की थी। अगली टॉपिक है, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न पूछा गया है BPSC TRE 2 में। पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया की यह पुस्तक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। आइए प्रमुख पुस्तकों के लेखक के नाम देखते हैं। इन पुस्तकों को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक है राम मनोहर लोहिया की। गीता रहस्य पुस्तक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। फिजन डायरी 1975 यह जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे जो कि BPSC TRE 2 में पूछा गया है फर्स्ट पेपर में। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी कामरेड, ऑप्शन सी अल हिलाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है अल हिलाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अन्य पत्रिकाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अल हिलाल के संपादक अबुल कलाम आज़ाद हैं। कामरेड पत्रिका के संपादक मोहम्मद अली जौहर हैं। जमींदार पत्रिका के संपादक मौलाना जफर अली खान है। एंड बंगाल गजट के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी 1931 में राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1931 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन की
प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ और इसका प्रकाशन सर्वप्रथम पटना से किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 3 में पूछा गया प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु के द्वारा या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है नील दर्पण नाटक। इसकी व्याख्या देखेंगे। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी। डेट भी आप वर्ष को भी याद रखेंगे। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी पेंड्रेल मून ने या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है बी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूछी जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। इन सभी पुस्तकों को आपको एक जगह लिख लेना चाहिए ताकि आप बार बार उसका रिवीजन कर सकें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बीपीएससी टीआरई 2 का ही प्रश्न है जो कि सेकंड पेपर में पूछा गया है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? आप देख रहे हैं कि कितने प्रश्न संपादक और पत्रिका किससे रिलेटेड पूछे गए हैं, इसलिए आपको इससे ये पता चलता है कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 में भी पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अभी से सभी पत्र पत्रिकाओं और उनके लेखकों के नाम को याद कर लीजिए। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन ऑप्शन ए देखेंगे, एनी बेसेंट ने किया है, बी महात्मा गांधी ने किया या फिर सी मोतीलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया। इसकी डिटेल एनालिसिस भी हम देखेंगे। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक यंग पत्रिका थी यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? बीपीएससी स्कूल टीचर सेकेंड पेपर में आप देख सकते हैं, यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? यमुना कारजी, राहुल संस्कृतायन, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने इसे लिखा था। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल संस्कृतायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संस्कृतायन इसके संपादक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि पेपर 2 यानी कि जीके जीएस में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह पुस्तक लिखा है। पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर हैं। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 69th बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका हम देखते हैं। सबसे पहले कथन 1 है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। नंबर 2, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। नंबर 3 है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1, 2, 3। इसके सभी कथन सही है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। एग्जाम के लिए व्याख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। अगला प्रश्न है अमर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक। ऑप्शन देखेंगे एमएन राय, किलिंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा किलिंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं। इसकी डिटेल एनालिसिस देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक किलिंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 के केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इनसे जुड़े हुए प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र के संबंधित थे या थी। तो ऑप्शन देखेंगे महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आप आंसर देने का प्रयास करेंगे और जो प्रश्न आपके गलत होते हैं उनको जरूर नोट करेंगे ताकि आगे आने वाले एग्जाम में वो प्रश्न आपके दोबारा गलत ना हो। ऑप्शन बी एनी बेसेंट न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है और ये पत्रिका बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। ऑप्शन देखेंगे धर्मपाल, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गांधी जी, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से सभी। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए धर्मपाल। आप अब तक समझ चुके होंगे कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सभी में पत्र और पत्रिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेनी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधला में हुआ था। अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। इसका ऑप्शन हम देखेंगे द स्पिरिट ऑफ लॉज, ऑप्शन बी है माई थॉट्स, ऑप्शन सी है लेट्स परसेनेस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए दी स्पिरिट ऑफ द लॉज इसका राइट आंसर होगा। और इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं क्योंकि व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपयुक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही लिखी गई हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं। माई थॉट्स,
लेट्स परसेंटेज। अगला प्रश्न हम देखेंगे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है एंड बीपीएससी टीआरई 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी आने की संभावना है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करेंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सैयद अली जहीर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीवत राम भगवान दास कृपलानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर याद करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पुस्तक का नाम है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे स्टार लगाएंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो कि नाम है बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण आदि पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बीपीएससी टीआरई 1 में ये पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं जो कि सुमेलित नहीं है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेटर के संपादक कौन है? तो BM मालाबारी हैं, जो ने का संपादन इन्होंने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था, राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, बी व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था या उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इनमें सन 1920 से 42 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अगली टॉपिक हमारी है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 में, साथ ही साथ 69th बीपीएससी, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिससे कि आप अपनी अगली तैयारी में इसे बेस बना करके टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नंबर 1 देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 में। तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। सन 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है नारायण स्वामी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में। इसके बारे में हम देखते हैं। सन 1825 में
रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया है? यानी कि इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि नारों से संबंधित भी प्रश्न आए हुए हैं। ये प्रश्न आया है TRE 2 में, तो आपको इस टॉपिक को भी तैयार करना होगा। इंडिया फॉर इंडियंस नारा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने दिया है, या फिर बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने दिया है, या फिर डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया है। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज का प्रथम संगठन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन हमारा ऑप्शन ए है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। ऑप्शन बी देखेंगे, स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया। ऑप्शन सी देखेंगे, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। इसकी हम व्याख्या भी देखेंगे ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए आपके एक साथ यहाँ पर सभी कवर हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना कलकत्ता में 1817 में की गई थी, एवं वेदांत कॉलेज, जिसकी स्थापना 1925 में कलकत्ता में स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के बारानगर में किया था। इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्म के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये BPSC TRE 1 में पूछा गया है क्वेश्चन। आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको देखने से आपको यही फायदा होगा कि इस टॉपिक से प्रश्न आए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने अगले आने वाले एग्ज़ाम के लिए इन प्रश्नों को अच्छे से क्लियर करके रखें। ऑप्शन हम देखेंगे, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, या ऑप्शन बी पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, ऑप्शन सी कृषक आंदोलन का संगठन करना, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। इसके बारे में हम देखते हैं विस्तृत रूप से। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है BPSC TRE 1 का प्रश्न है, जो कि पेपर 4 में पूछा गया है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन हम देखेंगे, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। आपको इन प्रश्नों के साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी चेक करना है। आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती है।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927 या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई थी। आइए इसकी हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगली टॉपिक हमारी है किसान विद्रोह एवं आंदोलन। किसान विद्रोह एवं आंदोलन से TRE 1, TRE 2 एंड TRE 3 साथ ही साथ 69th BPSC में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक साथ कवर करेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन हम देख रहे हैं। BPSC TRE 2 का प्रश्न है नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं इससे रिलेटेड। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया और मार्शल लॉ लगाया गया। ऑप्शन सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। या डी, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। ये प्रश्न आया है 69th BPSC के प्री एग्जाम में। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। राइट आंसर है चंपारण की कृषि समिति की स्थापना। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्य थे CJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G रैनी, जबकि MEL टेन्नर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे जो कि 69th BPSC प्री 2023 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ऑप्शन सी है अहमदाबाद हड़ताल। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि BPSC TRE 4 से रिलेटेड जितने भी वीडियो आए आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद हड़ताल के आंदोलन के समय जो कि 15 मार्च 1918 को हुआ था, इन्होंने भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था और सर्वप्रथम भूख हड़ताल स्टार्ट किया। अहमदाबाद हड़ताल के दौरान यानी कि गांधी जी का ये पहला भूख हड़ताल था। इस भूख हड़ताल का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था। वर्ष 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया गया था। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा दिए गए इस बोनस को बंद कर दिया गया था, जिस कारण मजदूरों में असंतोष की भावना थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी नील विद्रोह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1970 से 1820 के बीच हुआ था। बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तत्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु
जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है, तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। स्टार लगाएंगे। कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया है। ऑप्शन हम देखेंगे। बृजकिशोर प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी सुखराम गणेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों द्वारा दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। चंपारण बिहार में एक जिला है और वर्ष 1914 से 16 में इस क्षेत्र के किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर 3 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ऑप्शन ए बिहार एवं बंगाल, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी पंजाब प्रोविंस या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार एवं बंगाल, इसका सही आंसर है। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यदि पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप एग्ज़ाम के पैटर्न को, उसके नेचर को समझ सकते हैं और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतरीन बना सकते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है आंदोलन के नाम और सेकंड में दिया गया है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं। तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। बेसिकली ये कहाँ पर संपन्न हुए थे, उनके नाम बताना है। तो आप सभी को पता है कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन यह चंपारण में हुआ था, जिसे 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है। खेतिहर सत्याग्रह रिलेट करके याद रख सकते हैं, खेतिहर ये खेड़ा में संपन्न हुआ था। अगला है कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद में। एंड लास्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो ये चौरी चौरा में संपन्न हुआ था। दिए गए कूट से आपको राइट आंसर की पहचान करनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है 2, 3, 1, 4। बीपीएससी टीआरई 1 के पेपर सेकंड में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ ये प्रश्न है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो बिल्कुल आप सही तरीके से कर पाएँ। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन चंपारण में हुआ था। खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा में चलाया गया था। सभी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ये प्रश्न आप देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। चंपारण बिहार के राज्य का एक जिला है जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। किसानों की इन शिकायतों की जांच करने के लिए गांधी जी वर्ष 1917 में चंपारण पहुंचे तथा एक अहिंसक प्रतिरोध रूपी आंदोलन शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहर उल हक आदि थे। इन सभी लोगों के नाम आपको अवश्य याद रखने चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर दिए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 हम देखेंगे, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? ऑप्शन के अनुसार आप आंसर देंगे। यदि आपके जो प्रश्न गलत होते हैं उन प्रश्नों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ऑप्शन ए, खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात। ऑप्शन बी, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात। ऑप्शन सी, बारदौली सत्याग्रह गुजरात। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बारदौली सत्याग्रह गुजरात। एनालिसिस आपको विशेष तौर पर ध्यान से देखना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात के बारदौली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां पर प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी बारदौली के महिलाओं के द्वारा। इसके अतिरिक्त 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भी वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े ये दो आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? यह प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ध्यान देंगे, फरवरी, मई, नवंबर या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह मार्च में पारित हुआ था। आइए इसे हम विस्तार से देखते हैं। गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पारित किया गया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन ध्यान देंगे, डॉक्टर ग्रांट। ऑप्शन बी कहता है H.S. पोलक। ऑप्शन सी, इरविन। ऑप्शन डी, इन उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इरविन है। इसे विस्तार से हम समझते हैं ताकि ये प्रश्न जब आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट हो तो आप इसे अच्छे से कर पाए। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया था। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें कि रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, इससे रिलेटेड टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? WC बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय गरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं का आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1879, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 3 में ये प्रश्न पूछा गया था। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में M.V. राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था।
अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 पेपर 3 में आया हुआ है। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, अरविंद घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर राजनारायण बोस है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको देते चलने हैं और जो प्रश्न आपके गलत होते हैं उनको आप नोट करिएगा, ताकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में यदि दोबारा पूछे जाएं तो वो बिल्कुल सही हों। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखेंगे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का आरंभ किसने किया था? मैक्स मुलर, चार्ल्स विलियम जोन्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बीपीएससी टीआरई 2 का यह सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न। राइट आंसर होगा विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। बार बार क्वेश्चन बनते हैं। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे और इस पर इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एनालिसिस आपको अवश्य देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। सन 1885 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुआ था? तो 1885 में। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। अध्यक्ष के नाम भी आपको 100% याद रखने हैं। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तथा 1886-87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी के नाम आपको अवश्य याद रखने हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसलिए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखेंगे हम। कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट आंसर है एनी बेसेंट। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर 3 में आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर, एम.सी. मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आर.एन. मुधोलकर। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। यदि आप एक बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। हर एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न आप तभी समझ सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 58, लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 1915 में हुआ या 1916 में या 1917 में या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था, जिसमें कि नरम दल और गरम दल भी एक हुए थे। इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था?
1922 में, 1933 में, 1946 में या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1922 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन का हम डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 हम देखेंगे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन से आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। BPSC TRE 2 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खां, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन हम देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1911, पटना अधिवेशन 1919, रामगढ़ अधिवेशन 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 2 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी कि 1916 के अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के रैयतों ने नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में बृज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है, अतः इसका अभिष्ट उत्तर ई होता है। क्वेश्चन नंबर 62 हम देखेंगे। 69th BPSC प्री में पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी है गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका सही होगा ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी आंदोलन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर उनका गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गई थी। इसकी अध्यक्षता यानी कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता के थे? 69th BPSC 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लाला लाजपत राय। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया था और कहा था कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यंग इंडिया पुस्तक किसकी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। BPSC TRE 1 में पूछा गया है पेपर 3 का क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था?
कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट का ये प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में आपको बता दें कि पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, 1939 में यह अधिवेशन हुआ था। इसमें पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई थी। संभवतः गांधी जी की यह सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि गांधी जी ने इसे पट्टाभी सीतारमैया की हार को स्वयं की हार भी करार दिया था। परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद पर सौंपा गया था। प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में सेकेंड शिफ्ट में आया था। प्रश्न का राइट आंसर है पटना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए इसे हम विस्तार से देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे बीपीएससी टीआरई का डिटेल एनालिसिस अवश्य देखना है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। पेपर सेकेंड में यह प्रश्न पूछा गया था। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो राइट आंसर ध्यान देंगे, पूना में किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि तिलक से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको अगली बार एनी बेसेंट का याद रखना होगा, ताकि ऐसे प्रश्न जब आए तो आप आसानी से कर पाएँ। क्रांतिकारी गतिविधियां से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी हैं। बीपीएससी टीआरई 2 का ये प्रश्न है, सेकेंड शिफ्ट का है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन देखेंगे, फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक के नाम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गदर पार्टी के संस्थापक हैं सरदार सोहन सिंह भाकना। अनेकों बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की
एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? अनुशीलन समिति बीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किसने की थी? आंसर याद रखेंगे, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 3 में आया हुआ है। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथमनाथ मित्रा तथा बरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, यह विद्रोह हुआ था सिंगापुर में। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि गदर पार्टी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इससे जुड़े प्रश्न, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ है। तो यह इसका राइट आंसर 1908 होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व हिंदू कौन है प्रमुख है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 हम देखेंगे। बीपीएससी के टीआरई 1 में यह प्रश्न आया हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। किसी षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र मामला। षड्यंत्र मामलों से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और यह जूनियर में प्रश्न आया हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 में। इसका एनालिसिस हम देखेंगे। एनालिसिस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रश्न जरूरी नहीं है कि सेम हो रिपीट हो, पर एनालिसिस से क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडके, केस्टर हचिनसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसी अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थी। अगली टॉपिक हमारी है रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो आपको बताना है कि किस वर्ष में निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन को। वर्ष 1922 ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन में 100% एग्जाम आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी?
राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसके सभी ऑप्शन सही हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। अतः विकल्प डी उत्तर यहाँ पर सही है। अगली टॉपिक हमारी है सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। प्रश्न है इससे रिलेटेड, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में की गई थी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बीपीएससी तैयारी 4 से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पर मिलती रहेगी। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? बीपीएससी तैयारी 2 में यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया था। इसके बारे में आप डिटेल से यहाँ पर समझ पाएंगे। क्या है पूना समझौता? तो पूना समझौता सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। बार बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किसके बीच हुआ पूना समझौता। तो इसमें आपको याद रखना है महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच कहाँ पर हुआ था? तो पूना में हुआ था। इसी वजह से इसे पूना समझौता भी कहते हैं। और डेट भी याद रखेंगे 24 सितंबर 1932 को। इस समझौता के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया है पेपर सेकंड में। ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत हैं, इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाए, यहाँ पर इसीलिए भगत सिंह को इस पैरवी से बाहर कर दिया गया था क्योंकि इसमें लिखा था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा, क्योंकि भगत सिंह पर हिंसा के केस चल रहे थे। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का प्रमुख उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई थी। अगली टॉपिक हमारी है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। इस टॉपिक से बीपीएससी तैयारी 4 में भी प्रश्न आएंगे, तो आप अच्छे से प्रश्नों को देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाएंगे। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो बम्बई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब पास किया गया? ऑप्शन इसका राइट है 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था प्रस्ताव।
बम्बई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। गांधी जी द्वारा इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, तो इस सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया था। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता की स्थापना की गई थी। आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस एवं INA इम्पॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस से बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 सभी में प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, USA में अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। डेट भी याद रखेंगे क्योंकि डेट बीपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली गई थी जो कि प्रारंभ में उर्दू तथा बाद में गुरुमुखी में छपने लगी थी। इसके संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। ध्यातव्य है कि इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इसके अन्य सक्रिय सदस्य करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, हरिनाम सिंह, मौलवी बराकतुल्ला, सोहन लाल पाठक एवं पंडित काशीराम आदि थे। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? डफरिन मिंटो कर्जन, यह कथन है कर्जन का। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक का रहा। बंगाल विभाजन इसी के कार्यकाल में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रैटेजी कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। इस प्रश्न का राइट आंसर है इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में नहीं हुआ था। आइए देखते हैं इसे डिटेल में। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? लॉर्ड लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था। इसमें कि वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्ष 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 में ही शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी TRE 1 के सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न का
राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगस्त 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री के विविध प्रश्नों को देखेंगे। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार फहराया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। और ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इस प्रश्न का राइट आंसर है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हसरत मोहानी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या फिर गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही इन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा यानी कि जिसे म्यांमार कहते हैं वर्तमान में, भारत से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? कांग्रेस की उदारवादी के कारण, भारतीय नेताओं के गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो। इस नीति के कारण अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज्य किया भारत पर। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया और बाद में हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 99, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन से थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। क्वेश्चन नंबर 100 हम देखेंगे, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? एमजी रनाडे, जीके गोखले, जीएच देशमुख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जीएच देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख, इनका पूरा नाम है गोपाल हरि देशमुख, को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला। प्रश्न है, किस वर्ष मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी?
ऑप्शन है 1870, 1880, 1890, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको देते जाना है और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं अपना मूल्यांकन स्वयं करें और आपकी तैयारी अभी वर्तमान में कितनी हुई है इससे भी आपको अंदाज़ा लगेगा प्रीवियस ईयर के थ्रू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन देखेंगे, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे और आपको बता दें कि इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ऑप्शन देखेंगे, हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हसरत मोहानी। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर सेकंड में यानी कि जूनियर के जीके जीएस में ये प्रश्न आया हुआ है। आपको बता दें कि इसमें सभी शिफ्ट के और प्राइमरी से लेकर के जूनियर टीजीटी पीजीटी सभी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन देखेंगे, हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयब जी, महमूद उल हसन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है हसन इमाम। एनालिसिस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो वो आपका एनालिसिस के थ्रू ही कंप्लीट होने वाला है। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तेज बहादुर सप्रू, सर फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सर फजल अली कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपीएससी से लेकर के वनडे के सभी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के.एम. पाड़िकर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में भी आया हुआ था। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का राइट आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। आइए इसका डिटेल में एनालिसिस देखते हैं। उपर्युक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का काल गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्री याद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी?
तो बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ ये प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान देंगे अरोड़ा आसफ अली होगा। आइए देखते हैं कि यह राइट आंसर क्यों है। अरोड़ा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा था एंड उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट पहले देखेंगे भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा और आत्मी सभा। सूची सेकंड ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और राम मोहन रॉय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए इसे विस्तार से देखते हैं और ऐसे प्रश्न बार बार बनते हैं तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। आत्मी सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का गठन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। 69th बीपीएससी 2023 में यह प्रश्न आया हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान देंगे कर्नाटक होगा। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया एवं 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। अगला प्रश्न हमारा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी कि इसे वर्ष के अनुसार क्रम में लगाना है। नंबर 1 होम रूल आंदोलन, नंबर 2 सूरत विभाजन, नंबर 3 खेड़ा सत्याग्रह, नंबर 4 है मिंटो मार्ले सुधार। तो आपको बता दें कि 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। 1909 की घटना है मार्ले मिंटो सुधार। तो इस ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन बी। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। सूरत विभाजन 1907 में हुआ, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। डेट और वर्ष से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बने हैं तो उसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर हम सभी कथन को देखेंगे। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान केंद्रित किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी होने वाला है, यानी कि सभी कथन सही हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है। इसे आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न यदि बने हैं तो आगे भी बनने की पूरी संभावना है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा समानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश सरकार की ओर अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। अगला देखेंगे हम प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है सी इंडिया गेट। उपयुक्त विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 में और लाल किला सन 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 42 स्थल विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से सत्य क्या है। बीपीएससी टीआरई 1 के सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न आया हुआ था पीआरटी में। ऑप्शन देखेंगे
उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका 1956 में देहांत हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पर सत्य हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। महू एक जिला है मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। BR अम्बेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर यहाँ पर सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है अश्वनी कुमार दत्त ने किया। BPSC TRE 1 के सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं ताकि ऐसे प्रश्न दोबारा आएँ तो आप आसानी से कर पाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। ये प्रश्न कई बार बना है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कब हुई थी, तो डेट भी आपको याद रखनी है। 6 अगस्त 1905 को हुई थी, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्वनी कुमार दत्त ने किया। पत्र और पत्रिका से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से आपको इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। कम से कम 2 से 3 अंक के क्वेश्चन आते हैं पत्र और पत्रिकाओं से। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। नारों के नाम और संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता के नाम का मिलान करना है। गरीबी हटाओ का नारा, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वालों की भूमि, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलान करना है, वाम मोर्चा, इंदिरा कांग्रेस, जनता दल, NT रामाराव। ऑप्शन का आपको मिलान करना है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। बी हम देखेंगे, लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल के द्वारा दिया गया था। एंड जोतने वालों की भूमि का नारा वाम मोर्चा के द्वारा यह दिया गया था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा NT रामाराव के द्वारा दिया गया था। यानी इसके अनुसार हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। दिए गए नारों तथा संबंधित राजनेता राजनीतिक दल की सूचियों का सही सुमेलन इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। देख सकते हैं, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि कांग्रेस पार्टी की थी। लोकतंत्र बचाओ जनता दल के द्वारा, जोतने वालों की भूमि यह वाम मोर्चा के द्वारा, तथा तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा NT रामाराव के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? और इस प्रश्न का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, राष्ट्रीय योजना समिति। इस पर स्टार लगाएंगे और ध्यान देंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1938 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के। BPSC TRE 1 में यह प्रश्न पूछा गया था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में NPC भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। यानी यहाँ पर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास संपन्न होती है। जितने भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं।